इश्कबाज सेशन 2 चैप्टर 228। आखिर रॉकी उसके बारे में ऐसा कह भी कैसे सकता है। अब नताशा को रॉकी पर बहुत गुस्सा आया और अगले ही पल उसे पूरे हॉल में एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंज उठी और रॉकी का चेहरा एक तरफ झुका हुआ था। रॉकी को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि नताशा ऐसा भी कुछ करने वाली है, लेकिन नताशा के इस एक्शन से रॉकी की आंखों में गुस्सा उतर आया। उसका एक हाथ अपने आप उसके गालों पर चला गया और दूसरे हाथ की मुठ्ठियां कस गई। तभी नताशा अपनी आंखों में आंसू लिए अपना दांत पीसते हुए अपनी एक उंगली रॉकी की तरफ पॉइंट करते हुए गुस्से से अपने एक एक शब्द चबा चबा कर बोली, खबरदार खबरदार रॉकी डेविडसन, जो एक शब्द भी अपने मुंह से निकाला मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझते क्या हो तुम अपने आप को? तुम होते कौन हो मुझ पर इस तरह के घटिया इल्जाम लगाने वाले? आज बोल दिया, दोबारा बोलने की हिम्मत मत करना, वरना तुम्हें इसके लिए बहुत पछताना होगा। मेरे और समर के बीच क्या रिश्ता है ये तुम जैसा इंसान कभी नहीं समझ सकता, क्योंकि जिस इंसान की सोच ही घटिया है, जो किसी लड़की की फीलिंग की नहीं बल्कि उसके जिस्म की चाहत रखता है, उस इंसान को हर इंसान एक जैसा ही लगेगा। रॉकी, मुझे शर्म आती है। मैं तुमसे प्यार किया, मैंने तुम्हें जो सोचा था, जो समझा था, तुम वैसे बिल्कुल भी नहीं हो। तुम एक निहायती घटिया और गिरे हुए इंसान हो। तुम्हें मुझसे नहीं कोई प्यार है और ना ही तुम मेरी इज्जत करते हो। तुम्हें सिर्फ अपनी जरूरत के लिए मेरी जरूरत है, ताकि तुम अपनी मर्दानगी मुझ पर दिखा सको, अपना मेल ईगो सेटिस्फाई कर सको। तुम्हें ये चीज बर्दाश्त ही नहीं हो रही कि कोई लड़की भला तुम्हें रिजेक्ट कैसे कर सकती है। यू नो वॉट, तुम समर से जलते हो। एक बात मैं तुम्हें बता दूं और कान खोलकर सुन लो। अब तक तो मुझे सिर्फ तुमसे प्यार करने का पछतावा था, लेकिन आज तुम्हारी यह घटिया बातें सुनने के बाद मुझे तुमसे नफरत हो रही है। समर भले ही तुम्हारे जितना कोई बड़ा सा रॉकस्टार नहीं है, तुम्हारे जितना अमीर नहीं है, लेकिन वह बहुत ही अच्छा, केयरिंग और समझदार इंसान है। उसके अंदर इंसानियत है, वह लड़कियों की इज्जत करना जानता है। उसके अंदर वह हर क्वालिटी है जो एक लड़की होने के नाते मुझे चाहिए। उसकी बैड परफॉर्मेंस कैसी है मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी लाइफ परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तुम मुझे ये समर को अपने जितना घटिया मत समझो, क्योंकि एक मर्द और औरत के बीच बिस्तर के अलावा भी और कई जगह है रिश्ते निभाने के लिए, लेकिन शायद ये बात तुम जैसा इंसान नहीं समझ सकता, क्योंकि तुम्हें सिर्फ अपने बेड पर चाहिए। पर अफसोस कि तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, क्योंकि अब मेरी आंखें खुल चुकी है। मुझे एक ऐसा इंसान नहीं चाहिए जिसे मैं प्यार करूं, बल्कि मुझे वह इंसान चाहिए जो मुझे प्यार करे, मेरी इज्जत करे, मेरी बातों का ख्याल रखे। और समर में वह हर क्वालिटी है, वह तुमसे बेस्ट है। और जिस शादी का तुम मुझे बार बार वास्ता दे रहे हो, तो मैं तुम्हें याद दिला दूं, यह वही रिश्ता है जिसे अपने से जिसे मानने से तुमने इनकार किया था। और सबसे बड़ी बात, तुमने आज तक मुझे ये बात कही है, लेकिन आज मैं तुम्हें कहती हूँ, हम दोनों की शादी इन लीगल है। तुम्हारी अमेरिकी कानून के हिसाब से हम दोनों कभी पति पत्नी थे ही नहीं, और जब पति पत्नी ही नहीं है तो तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं है। आई एम स्टिल सिंगल एंड आई एम अनमैरिड। आई हैव एवरी राइट टू मैरी एनीवन। ये हक मुझे मेरी फैमिली ने दिया है, तुम्हारे देश के कानून ने दिया है और मेरे दिल ने दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर मुझे तुम्हारे परमिशन की जरूरत है। यू नो वॉट, अब तक मुझे ये लगता था कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, पर आज मुझे यह एहसास हुआ कि तुम मेरी लायक नहीं हो। आज तक मुझे इस चीज से तकलीफ हुई कि तुमने मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, मेरे प्यार को अपनाया क्यों नहीं, पर आज थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे अपनाया नहीं, मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। क्योंकि अगर तुम ऐसा करते तो शायद मेरे साथ नाइंसाफी हो जाती। मैं तुम जैसा इंसान डिजर्व नहीं करती, और थैंक गॉड कि मेरी लाइफ में समर जैसा इंसान आने वाला है, जो मुझे समझेगा, मेरी इज्जत करेगा। मैं उसके लिए सिर्फ उसकी बेडशीट या उसका सेक्स टॉय नहीं, बल्कि उसकी वाइफ रहूंगी। थैंक यू सो मच रॉकी, अपना ये घटिया चेहरा मेरे सामने लाने के लिए और ये दिखाने के लिए कि तुम कितने गिरे हुए हो, तुम्हारी सोच कितनी गिरी हुई है। तुमने मुझसे पूछा था ना मैं कहाँ जा रही हूँ, वैसे मैं तुम्हें ये बताना जरूरी तो नहीं समझती, लेकिन फिर भी तुम्हारी जानकारी के लिए बता रही हूँ। मैं आज मैरिज रजिस्टर ऑफिस में रजिस्ट्रेशन के लिए जा रही, ताकि मेरी और समर की शादी कानून हो सके, लीगल तरीके से हो सके, एक सही इंसान के साथ सही तरीके से हो सके। और हाँ, तुम्हारे लिए एक और खुशखबरी है, मेरी फैमिली ने समर के साथ मेरी शादी एक्सेप्ट कर ली है। इनफैक्ट कल शाम को मेरी सगाई है, इसीलिए मैं पर्सनली तुम्हें इनविटेशन दे रही हूँ। यू विल मोस्ट वेलकम। तुम
मेरी इंगेजमेंट में जरूर आना और अपनी इस इलीगल बीवी को किसी और की लीगल बीवी बनते हुए देखना, क्योंकि आज मैं अपनी लाइफ में जो सही इंसान के साथ आगे बढ़ने वाली हूँ, इसका सबसे बड़ा क्रेडिट तुम्हें ही तो जाता है। थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में समर के आने का रास्ता क्लियर करने के लिए। कहते हुए नताशा अपने चेहरे पर तंज भरी मुस्कान लेकर वहां से चली गई है, लेकिन रॉकी से दूर होते ही उसकी आंखों में आंसू आने लगे। उसने किसी तरह खुद को कंट्रोल किया और बिना पीछे सीधी वहां से निकल गई। लेकिन रॉकी, जो कि अब तक हैरानी से नताशा के इस नए चेहरे को देख रहा था, वह तो अपनी ही जगह पर जम गया। वह उसकी एक एक बातों को सुनकर हैरान ही रह गया। वह अब तक ठगा सा खड़ा रह गया था। कुछ पल के लिए तो नताशा का थप्पड़ ही भूल चुका था। उसके कानों में तो सिर्फ नताशा की बातें ही गूंज रही थी, जो कह रही थी कि वह अब उससे नफरत करती है और वह समर के साथ शादी करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगी। जो बातें अब रॉकी के कानों में काफी स्ट्रांग म्यूजिक की तरह बज रही थी, जिसे सुनकर उसका कान और सर दर्द से फट रहा था। उसकी आंखों में हैरानी के साथ अब कुछ दर्द भी नजर आने लगा था। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। वहीं दूसरी तरफ नताशा जब नीचे आई, उसने घर के सभी लोगों को पूरी तरह रेडी देखा। वह हैरानी से उन लोगों की तरफ देख ही रही थी। तभी आशी ने मुस्कुराते हुए नताशा से कहा, नताशा, हम लोग भी सब शॉपिंग पर जा रहे हैं। एंगेजमेंट की शॉपिंग के लिए तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना तुम अपना रजिस्ट्रेशन करवा कर वही मॉल में आ जाना। हम सब लोग साथ में मिलकर शॉपिंग कर लेंगे। वैसे भी तुम्हें और समर को अपनी एंगेजमेंट ड्रेस ट्राई करनी है तो साथ में शॉपिंग कर लेंगे, अच्छा रहेगा। और आशी की बात सुनकर नताशा बिना कुछ कहे हल्का सा मुस्कुराकर हाँ में सर हिला देती है। तभी समर ने आगे आते हुए कहा, तुम ठीक तो हो ना, काफी देर हो गई। और यह सुनकर नताशा अपने चेहरे की एक्सप्रेशन को नॉर्मल करते हुए हाँ में सर हिलाती है। आई एम ओके, चलें। समर भी धीरे से हाँ में सर हिलाते हुए सबकी तरफ देखते हुए बोला, आप लोग चलिए, हम लोग अपना पेपरवर्क कंप्लीट करके आप लोगों को ज्वाइन करते हैं। उसके बाद वह दोनों वहां से चले गए और अब घर के बाकी फैमिली मेंबर भी वहां से निकल गए। ऐना का जाने का दिल तो नहीं किया, लेकिन राहुल के कहने पर उसे जाना ही पड़ा। लेकिन सभी फैमिली मेंबर के जाने के बाद रॉकी अकेले कॉरिडोर में खड़े हाथों की मुठ्ठियां कसते हुए अपने आप से बोला, नहीं तुम चाहे कुछ भी कह लो वाइफी, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं भी देखता हूँ तो मुझे छोड़कर किसी और की कैसे होती हो। हम दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता, कोई भी नहीं। कहते हुए रॉकी की आंखों में एक जुनून था। वहीं दूसरी तरफ नताशा और समर राका के साथ में मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस के लिए निकल चुके थे। इस वक्त वह दोनों एक ही कार में थे। रखा आगे ड्राइवर के साथ पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ था और उनके पीछे एक कार बॉडीगार्ड की लगी हुई थी, जिसमें समर और नताशा की प्रोटेक्शन के लिए लगभग 4 बॉडीगार्ड थे। तभी समर का ध्यान नताशा पर गया, जो कहीं खोई खोई सी नजर आ रही थी। नताशा को इस तरह कहीं खोया हुआ देखकर समझ नहीं उसके चेहरे के पास चुटकी बजाते हुए कहा, हे नताशा, व्हाट हैपेंड, यू सीम अ बिट वरीड। ओ लॉस्ट, एवरीथिंग इज फाइन। देखो नताशा, अगर तुम अभी भी इसके लिए रेडी नहीं हो तो तुम मुझे बता सकती हो। मैं खुद इस बारे में कुछ से बात करूंगा। तुम पर कोई भी दबाव नहीं है। प्लीज तुम अपने आप को किसी भी फैसले के लिए फोर्स मत करो। कहते हुए समर के चेहरे पर एक बहुत ही सॉफ्ट एक्सप्रेशन थे। और समर की बात सुनकर नताशा, जो कि कहीं गुमसुम सी थी, अपने चेहरे पर फीकी सी मुस्कान लाते हुए बोली, नहीं समर, मैं ठीक हूँ, मुझे इस फैसले का कोई पछतावा नहीं है। हाँ, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलेगी। यह अलग बात है कि मैं फिलहाल इसके लिए खुद को कंफर्टेबल नहीं कर पा रही, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे इस फैसले का पछतावा है। इनफैक्ट तुम जैसा लाइफ पार्टनर मिलना बहुत बड़ी किस्मत की बात है। हाँ, मैं मानती हूँ मुझे ये फैसला बनाने में कुछ वक्त लगेगा, बट आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग। और नताशा की बात सुनकर समर ने उसके हाथों पर हाथ रखते हुए हल्का सा मुस्कुरा दिया। नताशा समर के साथ को पाकर हल्का सा मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर अपना सर रख लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। बंद आंखों के सामने उसका और रॉकी का आज जो आमने सामना हुआ, जो बहस हुई, उसे याद करते हुए नताशा को अपने दिल में बहुत दर्द हो रहा था। उसकी आंखों से एक बार फिर आंसू बहने लगे थे, जिसे वह किसी तरह कंट्रोल करते हुए अपनी आंखों से बाहर आने नहीं देना चाहती थी। नताशा दुखी दिल से मन ही मन अपने आप से बोली, तुम इतना कैसे बदल सकते हो रॉकी? तुम तो वैसे नहीं थे, क्योंकि जिस रॉकी को मैं जानती हूँ वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं था।
मुझे नहीं पता इंसान गलत है या हालात, पर जो भी है यह मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है, लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूंगी इन तकलीफों से बाहर निकलने की, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। थोड़ी ही देर में नताशा और समर मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुंच चुके थे, जहां क्रिश के कहने पर पहले ही सभी पेपर रेडी थे। वहां सिर्फ समर और नताशा को मैरिज रजिस्ट्रार के सामने सिग्नेचर करने थे ताकि दोनों के एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो सके। नताशा ने काफी भारी मन से सिग्नेचर किया था, लेकिन अब उसने फैसला ले लिया था कि वह अपने कदम पीछे नहीं लेगी, और अब थोड़ी ही देर में वह लोग राका के सिक्योरिटी के साथ शॉपिंग मॉल की तरफ निकल गए। इधर दूसरी तरफ शॉपिंग मॉल में क्रिश ने सिक्योरिटी रीजन के चलते पूरे शॉपिंग मॉल को पहले ही खाली करवा दिया था। आशी काफी खुश होते हुए इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस के सेक्शन में बैठकर एंगेजमेंट के दिन पहनने के लिए तरह तरह की ड्रेस देख रही थी। गौरी और याना भी उसके बगल में बैठे हुए अपने लिए लहंगा देख रहे थे। आशी नए लगभग 50 तरह के ड्रेस अपने ऊपर रख रख कर याना और गौरी को परेशान कर रखा था, क्योंकि वह कोई भी अच्छी सी ड्रेस सेलेक्ट नहीं कर पा रही थी। प्रॉब्लम ये थी कि वह जिस भी ड्रेस को सेलेक्ट करती याना और गौरी उस हर ड्रेस को पास कर देते थे, लेकिन आशी तो एंगेजमेंट में सिर्फ एक ही ड्रेस पहन सकती थी और वह एंगेजमेंट के दिन सबसे अच्छी लगना चाहती थी, आखिर दुल्हन की बहन जो है। अब आशी ने एक ग्रीन कलर का लहंगा उठाते हुए गौरी से कहा, गौरी यह लहंगा कैसा है? गौरी लहंगे को देखते हुए फाइनली फ्रस्ट्रेटेड होते हुए आशी से बोली, क्या आशी दीदी, आप उसे टाइम से लगभग 50 ड्रेस हमें दिखा चुकी हैं और सभी आप पर बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन उसके बावजूद आप कुछ भी सेलेक्ट नहीं कर रही। अब आप एक कम कीजिए, आप हमसे मत पूछिए, पीछे क्रिश बैठे हैं उनसे पूछिए, वैसे भी यह ड्रेस पहनकर आप उन्हें ही तो दिखाएंगी, तो उनकी नज़र में आप कैसी लग रही हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। याना की तरफ देखते हुए, मैंने ठीक कहा ना याना दीदी? यस यस एब्सोल्युटली राइट, आफ्टर ऑल इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू लुक ब्यूटिफुल इन द आईज ऑफ योर हस्बैंड। कहते हुए याना के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जो सुनकर आशी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गई, साइको की चॉइस सबसे बेस्ट होती है, मैं उससे ही हेल्प लेती हूँ, मैं अभी आई। ओके कहते हुए आशी मुस्कुरा कर अपनी जगह से खड़ी हुई और क्रिश, जो कि इस वक्त इस डिपार्टमेंट से बाहर खड़े होकर किसी से फोन पर बात कर रहा था, उसका एक हाथ पेट की पॉकेट में था। व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट में वह काफी हॉट लग रहा था। चेहरे पर हमेशा की तरह कोल्ड ऑरा, आंखों पर ब्लैक गॉगल्स, आसपास खड़ी सल्स गर्ल्स अपनी तिरछी नजरों से क्रिश को ही देख रही थी, क्योंकि क्रिश इस वक्त अपने चेहरे पर बिना मास्क लगाए काफी हैंडसम और डैशिंग लुक में वहां खड़ा था। अपने सामने इतने बड़े हॉलीवुड सुपरस्टार को देखकर सभी लड़कियां दिल पर हाथ रखे ठंडी आहें भर रही थी। हालांकि वहां किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अपनी नजर सामने उठाकर क्रिश को देख सके, वरना उनका क्या हाल होता है शायद उनके फरिश्ते भी नहीं जानते, लेकिन ये दिल कहाँ ही मानता है। क्रिश अभी फोन पर बात कर ही रहा था, तभी आशी चुपचाप पीछे से जाकर उसे हग कर लेती है और अपना छोटा सा चेहरा उसकी पीठ पर टिका देती है। इसके साथ ही उसने बड़ी ही मीठी आवाज में कहा, साइको। आशी की मीठी सी आवाज क्रिश के कानों में जाते ही क्रिश के चेहरे के कोल्ड एक्सप्रेशन थोड़े सॉफ्ट हो गए और उसकी आंखें अपने आप ही बंद हो गई। उसने तुरंत अपना फोन डिस्कनेक्ट किया और अपने पेंट की पॉकेट में रखा और बिना आशी की तरफ मुड़े बोला, व्हाट हैपेंड फायरफ्लाई, इज योर शॉपिंग डन? और क्रिश की हल्की कर्कश आवाज सुनते हुए आशी धीरे से अपना चेहरा उठाकर क्रिश के आगे जाकर बड़ा ही मासूम सा चेहरा बनाते हुए अपने निचले होंठ बाहर की तरफ निकालते हुए, नहीं साइको, मुझे ना कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं क्या लूं? मुझे ड्रेस सेलेक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज तुम मेरी हेल्प कर दो ना। और आशी की मासूम बातों को सुनकर क्रिश अपनी एक आईब्रो उठाते हुए बोला, इसमें सिलेक्ट क्या करना है? फायरफ्लाई, गौरी, याना और मॉम है ना तुम्हारी हेल्प के लिए, और तुम्हें टेंशन किस बात की है? तुम्हें जो भी ड्रेस पसंद है तुम उसे ले लो, इनफैक्ट सारी ले लो, तुम्हें पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्रिश की बात सुनकर आशी ने मुंह बनाते हुए कहा, पैसे की चिंता नहीं है साइको, गौरी और याना मुझे हेल्प कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी कंफ्यूज हूँ, और वैसे भी एंगेजमेंट तो एक ही होगी ना, तो मैं सारी ड्रेस कैसे पहनूंगी? इसीलिए मुझे बेस्ट ड्रेस चाहिए और इसमें तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, क्योंकि तुम्हारी चॉइस बेस्ट होती है, प्लीज साइको मेरी हेल्प करो ना। कहते हुए आशी क्रिश से बच्चों की तरह रिक्वेस्ट कर रही थी, और आशी की बात सुनकर क्रिश के दिमाग में एक शर्त आई। उसने धीरे से हंसी के चेहरे की तरफ झुकते हुए उसकी
नाक पर टैप करते हुए पूछा, अच्छा तो अगर मैं तुम्हारी हेल्प करूं तो मुझे क्या मिलेगा फायरफ्लाई, इसमें मेरा क्या फायदा है। और क्रिश की बात सुनकर आशी मासूमियत से उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, फायदा भला मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ साइको, मेरे पास तो फिलहाल कुछ भी नहीं है। और आशी की बात सुनकर क्रिश अपने चेहरे पर शरारती मुस्कान लाते हुए बोला, तुम्हारे पास बहुत स्पेशल चीज है फायरफ्लाई जो मुझे तुमसे चाहिए, लेकिन पहले फिलहाल तुम्हारी हेल्प करता हूँ, फिर मुझे जो चाहिए वह तो मैं ले ही लूंगा। कहते हुए क्रिश आशी को अचानक ही अपनी गोद में उठा लिया और क्रिश की इस हरकत पर आशी अचानक ही हैरान हो गई। उसने गिरने के डर से क्रिश के गले में अपनी बाहें लपेट ली और अपनी आंखें बड़ी करके थोड़ा शर्माते और घबराते हुए क्रिश से कहा, अरे ये तुम क्या कर रहे हो साइको, प्लीज नीचे उतारो ना, यहाँ कितने सारे लोग हैं, बाबा और मॉम भी सामने है, वह लोग क्या सोचेंगे। और आशी की बात सुनकर क्रिश उसे अपनी नीली नजरों से घूर कर देखते हुए बोला, शट अप फायरफ्लाई, कोई कुछ भी सोच, आई डोंट केयर, आई एम योर हस्बैंड, आई हैव एवरी राइट टू बी विद यू अंडर एनी कंडीशन। कहते हुए क्रिश आशी को अपने साथ यूं ही अपनी गोद में उठाए हुए इस इंडियन कलेक्शन के दूसरे सेक्शन में चला गया। और नीक जो कि क्रिश और आशी को इस तरह जाते हुए देख चुका था, मुंह बनाते हुए अपने आप से बोला, लो हो गया इनका ये ब्रो की फायरफ्लाई भी ना जब देखो तब मनकी की तरह मेरे ब्रो को चिपकती रहती है, उफ स्टूपिड गर्ल। कहते हुए निक ने अपना सर झटक दिया और तभी उसका ध्यान सामने गोरी पर गया। गोरी जो कि आज एक लाइट पिंक कलर का लहंगा पसंद कर रही थी, वह उसे लहंगे को लेकर बगल में बने हुए एक ट्रायल रूम में चली गई और उसे चेक करने लगी। लहंगे को पूरी तरह पहनने के बाद वह ट्रायल रूम से बाहर निकालकर याना के सामने लहंगा शो करते हुए बोली, याना दीदी देखो ये लहंगा कैसा है। जाना ने वह लहंगा देखा तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और अपने हाथों से ओके का साइन बनाते हुए बोली, वो गोरी यह तो बहुत ही हॉट ड्रेस है, ये तुम पर परफेक्ट लग रहा है। और याना की बात सुनकर गौरी मुस्कुराते हुए बोली, तो फिर फाइनल मुझे यही लहंगा चाहिए। तभी नीक जिसका ध्यान अभी गोरी पर ही था, वह गौरी को उस लहंगे में देखता है और बस देखता ही रह गया, क्योंकि वह लहंगा सचमुच गौरी पर बहुत ही अच्छा लग रहा था। लेकिन तभी उसका ध्यान सामने एक ब्लैक लहंगे पर गया, जिसे देखकर निक के चेहरे पर एक चमक आ गई। उसने गोरी पर टोंट मारते हुए कहा, लहंगा तो अच्छा है पर उसको पहनने वाले की शक्ल कुछ खास अच्छी नहीं है, पता नहीं इन लड़कियों को पिंक कलर इतना पसंद क्यों होता है। तुम लड़कियां कुछ और कलर ट्राई नहीं कर सकती क्या। वह देखो सामने ब्लैक कलर कितना अच्छा लग रहा है, पर नहीं तुम लोगों को तो सिर्फ पिंक ही पसंद है, लाइक डिस्गस्टिंग इनकी चिनकी पिंकी पोंक। कहते हुए निक उसे चिढ़ा रहा था, लेकिन सच तो ये था कि वह चाहता था कि गोरी ब्लैक ड्रेस पहने और गौरी उसकी बात सुनकर चीड़ गई। उसने गुस्से से पर पटकते हुए कहा, हाँ तो हम लड़कियों को पिंक कलर पसंद है, क्योंकि हम लड़कियां क्यूट होती हैं बिल्कुल टेडी बियर की तरह, लेकिन तुम लड़कों को ब्लैक कलर पसंद है। ठीक है तुम लड़के डेविल होते हो, तुम भी एक नंबर की डेविल हो, जब देखो तब मुझे परेशान करते हो। अब तो मैं यही कलर लूंगी, तुम पहनो अपना ब्लैकी डॉन्ग हो है। कहते हुए गोरी मुंह बनाकर वहां से चली गई और उसकी बातों को सुनकर निक चेहरा एकदम काला पड़ गया। उसके हाथों की मुठ्ठियां कस गई। अब निक गुस्से से अपना दांत पीसते हुए बोला, क्या कहा तुमने, मैं डेविल हूँ। ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ डेविल क्या होता है, तुम बस देखते जाओ। यू इनकी पिंकी पोंक। एना और राहुल भी गिफ्टिंग से लेकर अपने पहनने के लिए कुछ ड्रेस सेलेक्ट कर रहे थे, तभी गौरी याना के साथ उसकी ड्रेस सेलेक्ट करने में मदद करते हुए बोली, दीदी आप भी सगाई में इंडियन ड्रेस पहनना, आप बहुत अच्छे लगोगे, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। इतना कहकर गोरी अब याना के लिए ड्रेस सेलेक्ट करने लगी। तभी समर और नताशा भी वहां आ चुके थे, उनके साथ साथ राका भी आ चुका था। नताशा को वहां देखकर गौरी बहुत खुश थी। गौरी ने अपना लहंगा नताशा को दिखाया और बताया कि उसने ये सिलेक्ट किया है, जो देखकर नताशा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। तभी डिजाइनर बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ राका को आकर इन्फॉर्म करती है कि क्रिश के ऑर्डर के हिसाब से एंगेजमेंट की ड्रेस के डिजाइन कंप्लीट हो चुके हैं और उन लोगों को ऊपर टॉप फ्लोर पर जाना होगा। डिजाइनर की बात सुनकर राका ने नताशा और समर को ऊपर टॉप फ्लोर पर भेज दिया और वह खुद अपने काम के सिलसिले में किसी से फोन पर बात करने लगा। राका को वहां देखकर याना का चेहरा शांत हो गया था, उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई थी। तभी गोरी ने याना के लिए एक ड्रेस सेलेक्ट की और याना को वह ड्रेस देते हुए उसे ट्राई
करने के लिए कहा क्योंकि याना एक इंग्लिश वाइट फेयर स्किन वाली गर्ल थी। गौरी ने उसके लिए एक ब्लैक ड्रेस सेलेक्ट की थी। याना को भी गौरी की चॉइस अच्छी लगी थी। वह चुपचाप वह ड्रेस लेकर पास वाली चेंजिंग रूम में गई, लेकिन उसे पता चला कि उसमें पहले से ही कोई मौजूद था, इसलिए वह थोड़ा आगे वाले चेंजिंग रूम की तरफ चली गई और अब वह ट्रायल रूम में अपनी ड्रेस ट्राई कर रही थी। याना ने लहंगा पहन लिया था, लेकिन उसका ब्लाउज जो कि काफी सारी डोरियों से बना हुआ था, याना उसे पहनकर काफी कंफ्यूज हो रही थी क्योंकि वह अपने हाथों को पीछे ले जाकर उस डोरी को सही से सेट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसने कभी भी पहले इंडियन ड्रेस ट्राई ही नहीं किया था। इनफैक्ट उसने देखा भी नहीं था, ये उसके लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था। याना ने कुछ देर ट्राई किया, लेकिन जब उससे नहीं हुआ वह फ्रस्ट्रेटेड होते हुए गौरी को आवाज देते हुए बोली, गौरी आर यू लिसनिंग टू मी, प्लीज हेल्प मी, आई कांट फिट द स्ट्रिंग ऑफ दिस टॉप, प्लीज हेल्प मी। गौरी कहते हुए जाना गौरी से हेल्प मांग रही थी और तभी अचानक ही उसे अपनी कमर पर किसी के ठंडे हाथ महसूस हुए, जो महसूस कर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, यू नो गौरी, दिस इज द फर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर मी व्हेन आई एम ट्राइंग एन इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस, इसीलिए मुझे समझ नहीं आ रहा था इसे सेट कैसे करना है। मुझे तो पता भी नहीं है मैं इस ड्रेस में कैसी लगूंगी। आई होप कि यह मुझ पर अच्छी लगे। तुम इतनी ब्यूटीफुल हो, तुम पर हर ड्रेस सूट करती है स्वीट हार्ट। कहते हुए किसी ने अपने ठंडे होंठ उसके कंधों पर रख दिए और इस आवाज को सुनते ही याना की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। कौन हो तुम? कहते हुए याना ने जैसे ही पलट कर देख सामने खड़े शख्स को देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। और वहीं दूसरी तरफ नताशा और समर मॉल के टॉप फ्लोर पर वेडिंग कॉस्ट्यूम डिजाइनर सेक्शन की तरफ गए थे, जहां एक स्पेशल डिजाइनर ने उन दोनों के लिए कॉस्ट्यूम तैयार कर रखे थे। वहां कॉस्ट्यूम के कई सारे कलेक्शन थे। एक सेल्स गर्ल समर को उसकी ड्रेस दिखा रही थी। समर के लिए एक ब्लैक एंड व्हाइट शर्ट के कॉम्बिनेशन के साथ खूबसूरत सा 5 पीस सूट रेडी किया गया था, जो कि स्पेशल एंगेजमेंट पार्टी के लिए परफेक्ट था। नताशा के लिए लॉन गाउन और लहंगे के कई सारे कलेक्शन थे, जो कि काफी एक्सपेंसिव और डिजाइनर थे। नताशा ने भारी मन से एक गाउन सिलेक्ट किया और ना चाहते हुए भी उसे ट्राई करने के लिए चेंजिंग रूम में चली गई। ये चेंजिंग रूम काफी बड़ा था। इसमें एक बहुत ही बड़ा सोफा टेबल, बहुत सारे दीवार पर लगे हुए आईने थे, जो इस चेंजिंग रूम को काफी लग्जरियस बना रहे थे। नताशा ने लाइट व्हाइट कलर का गाउन सिलेक्ट किया था और अब वह उसे पहनकर ट्राई कर रही थी। नताशा ने वह गाउन अभी पहन ही था, तभी अचानक ही उस चेंजिंग रूम की लाइट चली गई। ऐसा होते ही नताशा कुछ पल के लिए घबरा गई और अब वह बाहर खड़े स्टाफ को आवाज देते हुए बोली, कोई है प्लीज यहाँ की लाइट जला दो, यहाँ लाइट चली गई है। तभी नताशा ने महसूस किया बाहर से किसी ने भी उसे कोई रिस्पांस नहीं दिया था। ऐसा महसूस होते ही नताशा ने दोबारा आवाज देते हुए कहा, कोई है प्लीज, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो यहाँ की लाइट जला दीजिए, मुझे काफी अजीब लग रहा है। नताशा ने जब दोबारा आवाज दी फिर भी बाहर से किसी ने भी रिस्पांस नहीं दी, जो महसूस होते ही नताशा को कुछ अजीब लगा और अब वह थोड़ा परेशान होते हुए यूं ही इस गाउन को पहनकर धीरे से बाहर निकलने के लिए अपने कदम बढ़ाती है। तभी अचानक ही किसी ने झटके से पीछे से उसे हग कर लिया। ये सब इतना जल्दी हुआ कि नताशा को कुछ भी समझ नहीं आया और वह कुछ पल के लिए घबरा गई। कौन कौन हो तुम, कौन हो, छोड़ो मुझे, कहते हुए नताशा उस इंसान की बाहों से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उस इंसान ने नताशा को पीछे से जोर से हैक करते हुए अचानक ही धीरे से उसके कानों के पास जाकर कहा, शशिश रिलैक्स। और इस आवाज को सुनकर नताशा की आंखें हैरानी से बड़ी हुई थी। वह एक बार फिर अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में बोली, कौन 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 हो तुम? रॉकी क्या तुम हो? नताशा घबराते हुए उस इंसान की बाहों से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस इंसान ने अब दोबारा कोई भी आवाज नहीं की। अब नताशा को कुछ अनहोनी होने की घबराहट हो रही थी, इसीलिए वह खुद को छुड़ाते हुए अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक का इस्तेमाल करने लगी, लेकिन अंधेरे में उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वह बस यूं ही इधर उधर हाथ पैर चल रही थी, लेकिन हैरानी वाली बात ये थी कि सामने वाले इंसान को पहले ही उसकी मुंह का अंदाजा हो रहा था और वह नताशा के हर वार को रोक लेता था। नताशा ने 3 या 4 मूव ही की थी, तभी उसे एहसास हुआ कि वह इंसान नताशा पर अटैक करने की जगह उसके अटैक से बचते हुए धीरे धीरे उसके कपड़े रिमूव कर रहा था। नताशा जब हाथ से मारती वह इंसान उसके हाथ से उसकी
ड्रेस के हुक खोल देता था और जब वह उसे पीछे से किक मारने को होती वह इंसान उसकी बैक साइड से जिप खोल देता था। ऐसा करते हुए अचानक ही नताशा को एहसास हुआ कि अब उसकी ड्रेस पूरी तरह गीली हो चुकी है और ऐसा होते ही नताशा अब अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक ना करते हुए बल्कि अपनी ड्रेस संभालने की कोशिश करने लगी। उसे डर लग रहा था क्योंकि सामने खड़ा इंसान कुछ बोल भी नहीं रहा था। वह नहीं जानती थी कि सामने कौन है और अब उसे यहाँ से भागने में ही अपनी समझदारी लगी, पर उसे अंधेरे में रास्ते का भी पता नहीं था। वह बस इधर उधर भागने की कोशिश कर रही थी, तभी उस इंसान ने अचानक ही नताशा को अपनी बाहों में कैद किया और अंधेरे में ही उसे उठाकर बगल के एक काउच पर फेंक दिया। ये सब इतना जल्दी हुआ कि नताशा को कुछ भी समझने का मौका नहीं मिला और अचानक ही नताशा के मुंह से एक जोरदार चीख निकली। नहीं। राधे राधे। फॉलो फॉर नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय।